हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स। इस वीडियो में हम टूल इंजीनियरिंग चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज़ नंबर 1 डिस्कस करेंगे। यानी कि आज हमारे एमसीक्यूज़ रहेंगे चैप्टर 3 के 1 से लेके 25 तक। ठीक है, ओवरऑल हमारा ये टूल इंजीनियरिंग का एमसीक्यूज़ का लेक्चर नंबर 14 रहेगा। ओके, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है। अ डिवाइस सो डिज़ाइन दैट वर्कपीस व्हेन लोडेड विल ऑक्यूपाई द सेम पोजीशन। देखिए, ऐसा एक डिवाइस जो इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है जिससे जो वर्कपीस है, जब वर्कपीस को टेबल के ऊपर लोड किया जाता है वो अपनी सेम पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, तो ऐसे डिवाइसेस जो यूज़ करते हैं मशीन के टेबल के ऊपर, ओके, मशीन के टेबल पे ऐसे ऐसे डिवाइसेस यूज़ करते हैं जिससे वर्कपीस अगर जितनी भी बार आप रखो वैसे सेम पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा। तो ऐसे डिवाइसेस को हम क्या बोलते हैं? लोकेटिंग डिवाइसेस बोलते हैं। ठीक है, ऐसे डिवाइसेस को हम बोलते हैं लोकेटिंग डिवाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू होल्ड द वर्कपीस अगेंस्ट द टूल फोर्स या तो कटिंग फोर्सेस? लोकेटिंग डिवाइस, इजेक्टिंग डिवाइस, क्लैंपिंग डिवाइस या ऑल ऑफ द अबो? तो देखिए, लोकेटिंग डिवाइस का काम है वर्कपीस को लोकेट करना, यानी वर्कपीस जितनी भी बार रखे उतनी बार वो सेम पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा। और उसके बाद और दूसरा भी लोकेटिंग डिवाइस का काम यह है कि वो जितनी भी नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है, जैसे कि टोटल 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम रहती है, वो 6 में से ज़्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेगा, जिससे वर्कपीस इधर उधर जब फोर्स आए या जब भी हम उसको होल्ड करें तो इधर उधर ना हो जाए। ठीक है, अपनी सेम पोजीशन को वो अपनी सेम ही पोजीशन पे वो हमेशा रहे। ठीक है, तो ये काम होता है लोकेटिंग डिवाइस का। और जो भी डिग्री ऑफ फ्रीडम बच जाती है और जो भी होल्डिंग करने का काम करता है, जो भी कटिंग फोर्स आएगा तभी भी वर्कपीस अपनी जगह से मूव हो जाएगा, तो उसके अगेंस्ट जो उस वर्कपीस को होल्ड करने का काम जो है वो काम है क्लैंपिंग डिवाइसेस का। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज होल्ड करता है वर्कपीस को क्लैंपिंग फोर्स, टूल फोर्स या तो कटिंग फोर्स के अगेंस्ट में। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लैंपिंग डिवाइसेस। फंक्शन ऑफ क्लैंप देखिए क्या है? हेल्प टू प्लेस द वर्कपीस इन द सेम पोजीशन साइकिल आफ्टर साइकिल। देखिए, वर्कपीस को सेम पोजीशन पे प्लेस करना हर साइकिल में। होल्ड्स द वर्कपीस ओनली, होल्ड्स एंड पोजीशंस द वर्कपीस, होल्ड्स एंड पोजीशंस द वर्कपीस एंड गाइड्स द कटिंग ड्यूरिंग मशीनिंग ऑपरेशन। तो देखिए, यहाँ पे मैं इसी लेक्चर में आपको, इसी वीडियो में आपको क्लियर करा देता हूँ कि ये जो 4 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं वो 4 अलग अलग डिवाइसेस के फंक्शन हैं। जैसे कि देखिए, हेल्प्स टू प्लेस द वर्कपीस इन द सेम पोजीशन साइकिल आफ्टर साइकिल। हर साइकिल में वर्कपीस को सेम पोजीशन में रखने की कोशिश करेगा, वो है हमारा लोकेटिंग डिवाइसेस। ठीक है, ये लोकेटिंग बोलते हैं इसको। होल्ड्स द वर्कपीस ओनली, सिर्फ होल्ड करने का काम करते हैं अगेंस्ट द कटिंग फोर्स, वो है क्लैंपिंग डिवाइसेस। ठीक है, होल्ड्स करना और पोजीशन करना वर्कपीस को, ये काम है फिक्सचर का। ठीक है, और होल्ड्स भी करता है, पोजीशंस भी करता है वर्कपीस को, और कटिंग टूल को भी गाइड्स करता है मशीनिंग के टाइम पे, उसको हम बोलते हैं जिग्स। ठीक है, तो देखिए 4 डिवाइसेस यहाँ पे एक ही यहाँ पे क्वेश्चन से कवर हो रहे हैं, तो ये याद रख लेना है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे क्लैंपिंग का फंक्शन क्या आएगा? ये होल्ड्स द वर्कपीस ओनली। डायमंड पिन location is used in a fixture because it does not wear out, it takes care of any variations in a center distance between the two holes, easy to clamp on the part of a diamond pin and easy to manufacture। देखिए, जो डायमंड पिन की बात करते हैं तो डायमंड पिन तभी यूज़ किया जाता है जब वर्कपीस में होल होते हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा होल होने चाहिए। तो अभी होता क्या है, फॉर एग्जांपल देखिए, मैं चाहता हूँ कि एक वर्कपीस है जिसमें इस तरह से सेंटर में होल है और बाकी कुछ इस तरह से 5 होल्स है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखिए ध्यान से इस चीज़ को, मैं सेंटर में एक सर्कुलर यानी सिलिंड्रिकल लोकेटिंग पिन लगा दूँगा। ठीक है, तो एक सिलिंड्रिकल पिन लगा दिया। तो देखिए ये अभी मैं टॉप व्यू से देख रहा हूँ। ठीक है, ये टॉप व्यू हम देख रहे हैं। तो वर्कपीस देखिए नीचे की तरफ, टेबल की तरफ तो जाएगा नहीं। ओके, टेबल की तरफ तो जाएगा नहीं, यानी आप समझ रहे हो, अपने मोबाइल से देख रहे हो, मोबाइल की स्क्रीन, मोबाइल की दिशा में। ठीक है, वहाँ तो जाएगा नहीं क्योंकि वहाँ तो नीचे तो टेबल रखा हुआ है, क्योंकि ये वर्कपीस तो टेबल के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए वो जिग की बॉडी रहती है, उसमें एक यहाँ पे लोकेटिंग डिवाइस लगाया हुआ है। अभी यहाँ पे लोकेटिंग डिवाइस लगा है यानी वर्कपीस लेफ्ट और राइट मूव नहीं कर सकेगा। ठीक है, ये एक चीज़ यहाँ से क्लियर हो रही है। अब देखिए,
दूसरा तो इसको हमने क्या बोल, इसको हम प्राइमरी लोकेटर बोल देंगे, ठीक है। ये जो लोकेटर हमने सिलिंड्रिकल पिन लगाया, दिस इज अवर प्राइमरी लोकेटर। अब हमने क्या कर दिया, अभी दूसरा भी अगर आप कोई भी इसी होल में ऐसा जो सेकंड सिलिंड्रिकल होल अगर यूज़ करोगे तो देखिए ये चीज़ नहीं हो सकेगी। दिख रहा है ये सेकंड वाला जो काम है, इट टेक्स केयर ऑफ एनी वेरिएशन इन सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू होल्स। तो ये देखिए ये जो टू होल के दोनों जो सेंटर डिस्टेंस की बात है, अगर इसमें थोड़ा भी वेरिएशंस होगा तो ये सिलिंड्रिकल पिन रखोगे तो नहीं चलेगा। यानी सिलिंड्रिकल आपको यहाँ पे ये भी सिलिंड्रिकल पिन यूज़ करना है, तो आपको ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस एक्यूरेट फिर होना चाहिए, ठीक है। बट ऐसा हर बार पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे एक, देखिए यहाँ पे बता रहा हूँ साइड पे कि ये होल पे हम क्या करेंगे, एक डायमंड पिन यूज़ करेंगे। तो डायमंड पिन कुछ इस तरह से शेप का होगा, देखिए ऐसा कुछ इस तरह से शेप का होगा, ओके, ऐसा कोई शेप का होगा, ठीक है। एग्जैक्ट तो मैंने यहाँ पे नहीं बनाया, ठीक है। तो इसको डायमंड पिन को क्या करेंगे हम, ऐसा सर्कुलर में रोटेट करेंगे तो वो फिक्स हो जाएगा। तो अगर हल्का फुल्का ये जो दो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस में थोड़ा भी वेरिएशंस होता है तो डायमंड पिन क्या होता है वहाँ पे एडजस्ट हो जाता है। तो इसीलिए देखिए फिर हम क्या करते हैं, डायमंड पिन लोकेशन को यूज़ करते हैं फिक्सचर में, ठीक है। तो पहली जो सिलिंड्रिकल पिन यूज़ करेंगे एज अ प्राइमरी लोकेटर, और दूसरे होल में जब हम यूज़ करेंगे वो उसको हम डायमंड पिन यूज़ करेंगे एज अ सेकेंडरी लोकेटर। क्यों? क्योंकि ये सेंटर डिस्टेंस में थोड़ा भी वेरिएशंस को चला लेता है, ठीक है। अदरवाइज दोनों सिलिंड्रिकल पिन यूज़ करोगे तो आपको ये एग्जैक्ट डिस्टेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा, जो हर बार पॉसिबल नहीं होता। और ऐसा करोगे तो फिर थोड़ा क्लियरेंस रह जाएगा, या तो कभी शायद वर्कपीस से फिट ही नहीं होगा अंदर, है ना, ये सब प्रॉब्लम्स आएंगे। तो डायमंड पिन की वजह से ये सब प्रॉब्लम्स दूर हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, इट टेक्स केयर ऑफ एनी वेरिएशंस इन सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू होल्स। चलिए, वर्कपीस हैविंग होल्स इज टू बी लोकेटेड, देन राउंड पिन रिस्ट्रिक्ट्स। देखिए तो वर्कपीस जो है होल्स, ये इसी की बात कर रहे हैं। तो देखिए राउंड पिन कितनी डिग्री ऑफ मूवमेंट को, देखिए यहाँ पे ध्यान से वर्ड सुनिए, मैंने अब अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें, डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलूँ तो टोटल 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, ठीक है। और डिग्री ऑफ मूवमेंट अगर बात करें तो टोटल 12 डिग्री ऑफ मूवमेंट रहती है। तो देखिए तो राउंड पिन की बात करेंगे, ये जो हमने यहाँ सेंटर में यूज़ की हुई है ये वाली, वो कितनी डिग्री ऑफ मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करेगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इस तरह से सेंटर में यहाँ पे राउंड पिन लगा दी है, तो राउंड पिन की वजह से देखिए ये एक डायरेक्शन और ये 2 डायरेक्शन, ये 2 यहाँ पे नहीं जा सकेगा, यानी 3 रेस्ट्रिक्ट कर दिया, यहाँ पे नहीं जा सकेगा यानी 4 रेस्ट्रिक्ट कर दिया, ठीक है। नीचे की दिशा में नहीं जा सकेगा, ठीक है, तो 5 डायरेक्शन रेस्ट्रिक्ट हो गई। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये जो आप अगर आप वर्टिकल एक्सिस देखोगे, यानी कि सीधा जो आपके स्क्रीन जो है, आपकी जो स्क्रीन है वो वाली एक्सिस पकड़ोगे तो वो एक्सिस के अराउंड ये ना ऊपर की तरफ घूम सकेगा, नीचे की तरफ से घूम सकेगा, ठीक है। ये तो ये हो जाए 6 और 7। इसी तरह अगर सेम चीज़ अगर हम वर्टिकल एक्सिस की ही बात करें, जैसे स्क्रीन वाली जो एक्सिस की बात करें, तो ये इस तरह से राइट साइड भी घूम नहीं सकेगा और लेफ्ट साइड भी नहीं घूम सकेगा, यानी 8 एंड 9। तो टोटल देखिए एक सिलिंड्रिकल पिन लगाने से हमारे टोटल 9 डिग्री ऑफ मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, ठीक है। ये आप देख सकते हो, है ना। थोड़ा यहाँ पे सोचना इस चीज़ को कि ये क्या बोल रहा हूँ मैं, है ना। तो देखिए सिलिंड्रिकल पिन आपने यानी एक सिलिंड्रिकल पीस लिया, उस होल है और बीच में एक सिलिंड्रिकल पिन जो पहले से नीचे से लगी हुई, उसमें आप सिलिंड्रिकल क्या कर रहे हो, एक ऑब्जेक्ट लगा रहे हो। आप ऐसा समझ सकते हो कि जैसे आप पहले के सीडी प्लेयर में सीडी कैसे डालते थे, उस तरह से आप एज्यूम कर सकते हो जस्ट, ठीक है। तो इस तरह से पहले से एक लोकेटर पिन सेंटर में रहेगी और आप उसको एक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट, या तो कोई भी ऑब्जेक्ट, ऐसा जरूरी नहीं कि सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, ऐसा स्क्वायर, रेक्टेंगल, ऐसे ऑब्जेक्ट है जिसमें होल होना चाहिए सेंटर में, वैसे ऑब्जेक्ट को आप क्या कर रहे हो, आप उस लोकेटिंग पिन में डाल रहे हो। और जैसे आप वो करते हो तो आपकी इतनी टोटल 9 डायरेक्शन रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, ठीक है। और टोटल 12 डायरेक्शन कौन सी होती है, देखिए एक्स में प्लस डायरेक्शन और माइनस डायरेक्शन, इसी तरह वाई एक्सिस में प्लस और माइनस, इसी तरह जेड वाली प्लस और माइनस। तो ये टोटल कितनी हो गई, ट्रांसलेटरी मूवमेंट हो गई 6, और इसी तरह एक्स के अराउंड क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 2 हो जाएगी।
वाई में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा वो 2 हो जाएगी, और जेड के अराउंड क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो और 2 हो जाएगी, यानी टोटल यहाँ पे 6 + 6 12 डिग्री ऑफ मूवमेंट हो जाएगी। ठीक है, जिसमें से 9 टोटल तो ये सिर्फ सिलिंड्रिकल पिन ही रेस्ट्रिक्ट कर देता है। ठीक है, यानी कि राउंड पिन ही रेस्ट्रिक्ट कर देता है। चलिए, प्रिंसिपल लोकेशन की बात करें तो प्रिंसिपल लोकेशन ये सजेस्ट करता है कि देखिए, टू यूज़ 3-1-2 प्रिंसिपल, टू यूज़ 1-2-3 प्रिंसिपल, टू यूज़ 3-2-1 लोकेशन मेथड, या टू यूज़ 2-2-2 लोकेशन मेथड। देखो, प्रिंसिपल ऑफ लोकेशन सजेस्ट करता है कि हमें 3-2-1 लोकेशन मेथड को यूज़ करना चाहिए। ठीक है, यानी कि ये ऐसा है कि हमें जब लोकेशन यूज़ करना है तब 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शंस जो होती है, 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, जिसमें देखिए यहाँ पे तो फर्स्ट में आपको 3 पिन यूज़ करनी चाहिए एक प्लेन पे, फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर देगा। फिर दूसरा जो प्लेन है परपेंडिकुलर है, उसमें सेकंड 2 और पिन लगानी है। देखिए यहाँ पे 3 पिन लगानी है, यहाँ पे 2 पिन लगानी है, और जो दूसरा जो बचा एक और प्लेन, सॉरी ये वाला प्लेन नहीं, पीछे वाला, सामने वाला, ये वाला, इसमें एक और पिन लगानी है। यानी इस तरह से आप दो लोकेशन यूज़ करोगे 3-2-1 की तरह से, तो आप 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। ठीक है, ऑब्जेक्ट की 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो मूवमेंट होती है वो आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, टू यूज़ 3-2-1 लोकेशन मेथड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लोकेटर। देखिए, अब लोकेटर है तो लोकेटर के सारे आपको नाम फिर याद रख लेने हैं। ठीक है, आपको बुक में भी मिल जाएगा, और आपको कुछ कुछ थोड़े एक्स्ट्रा जो लोकेटर्स के नाम है जो आपके साथ बुक्स में नहीं रहेंगे तो वो भी आपको याद रखने पड़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं जैसे जैसे अब लोकेटर्स आते रहेंगे मैं आपको बताता रहूँगा कि ये भी लोकेटर्स होते हैं और ये लोकेटर्स नहीं होते, इस तरह से। ठीक है, तो इंटरनल लोकेटर्स, तो यस इंटरनल लोकेटर्स होते हैं, पिन लोकेटर्स भी होते हैं, टॉगल लोकेटर्स होते नहीं हैं, डायमंड लोकेटर्स तो मैंने अभी अभी बात की है। ठीक है, तो टॉगल लोकेटर्स नहीं होते, एक्चुअली टॉगल क्लैंप होते हैं। ओके, तो टॉगल क्लैंप होता है, नॉट लोकेटर्स। अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल टॉप इन हाउ मेनी डायरेक्शंस अ बुक इज स्टिल फ्री टू मूव। देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा है, स्टिल टू फ्री टू मूव, यानी कितनी कितनी डायरेक्शन में वो जा सकेगा। तो आप देखना यहाँ पे एक टेबल है जिसके ऊपर एक बुक रखी हुई है। ठीक है, तो बुक रखी हुई है, तो आप सोचो ज़रा कि बुक कितनी डायरेक्शन में जा सकेगा और कितनी डायरेक्शन में वो नहीं जा सकेगा। तो देखिए, बुक एक तो नीचे की डायरेक्शन में नहीं जा सकेगा, तो एक मैं यहाँ पे 1 नंबर लिख देता हूँ। ठीक है, फिर ये जो उसकी जो वर्टिकल एक्सिस है उसके अराउंड क्लॉकवाइज भी नहीं घूम सकता, एंटी क्लॉकवाइज भी नहीं घूम सकता, यानी 2 और 3। इसी तरह इसी एक्सिस के जब हम अगर इस डायरेक्शन से देखें तो भी एक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज नहीं जा सकता, यानी वो जाएगा 4 और 5, तो टोटल 5 डायरेक्शन रिस्ट्रिक्ट हो गई यहाँ पे। ओके, और ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को हम एक ही मानेंगे। ठीक है, पूरा जो पैर है उसको एक ही मानेंगे, और इससे दो तो रोटेशनल मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गई, और एक यहाँ पे ट्रांसलेटरी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गई। ठीक है, तो आप एक ट्रांसलेटरी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गई तो 2 ट्रांसलेटरी मूवमेंट बच जाएगी, और 2 रोटेशनल मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गई, बट एक रोटेशनल मूवमेंट पॉसिबल है, जैसे इस डायरेक्शन में वो घूम सकता है। ठीक है, इस डायरेक्शन में वो घूम सकता है, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो आपका एक और बाकी है ना, तो 2 ट्रांसलेटरी और 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो अभी भी फ्री टू मूव है, यानी बाकी है। ठीक है, यहाँ पे कितनी बाकी है वो पूछा है, कितनी रिस्ट्रिक्ट की है अगर आता तो यहाँ पे कितनी रिस्ट्रिक्शन की हुई है, एक ट्रांसलेटरी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट की हुई है और 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, तो वो आता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रिंसिपल ऑफ लोकेशन सजेस्ट दैट वी शुड सिलेक्ट सरफेसिस या प्लेन्स विच आर। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ लोकेशन क्या सजेस्ट करता है कि हमें कैसे सरफेसेस सिलेक्ट करनी चाहिए जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, ऑपोजिट है, एडजेसेंट है। तो देखिए, अभी अभी मैंने बताया 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में हमें लोकेटर्स को लगाना होता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपकी डायरेक्शन जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो सकती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, जॉब क्लाइम्ड इन अ चक रिस्ट्रिक्ट्स। देखिए, एक जॉब को जो चक के अंदर फिट किया हुआ है तो कितनी डायरेक्शंस रिस्ट्रिक्ट होती है। ठीक है, तो ये आप बैठ के शांति से सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि वो 3 डायरेक्शन में उसकी रिस्ट्रिक्शन हो जाती है, ट्रांसलेटरी वाली,
और 3 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। ठीक है, तो जॉब को क्लेम करने से चक के अंदर 3 ट्रांसलेशनल और 3 जो है रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट होती है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लैंपिंग डिवाइस। देखिए क्लैंपिंग डिवाइस कौन सा नहीं है, स्ट्रैप क्लैंप, स्विंग क्लैंप, टॉगल क्लैंप और वी क्लैंप। तो देखिए स्ट्रैप क्लैंप तो होते हैं, स्विंग क्लैंप भी होता है, टॉगल क्लैंप भी होते हैं, वी क्लैंप नहीं होते, वी लोकेटर्स होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, वी लोकेटर्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेटर्स आर यूज फॉर रफ सर्फेसिस। रफ सर्फेसिस के लिए सॉलिड लोकेटर्स यूज हो गए या एडजस्टेबल लोकेटर्स हो गए या दोनों चले गए या नन ऑफ दी अबव। तो देखिए रफ सर्फेसिस है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा एडजस्टेबल लोकेटर्स को यूज़ करने की कोशिश करेंगे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेटर्स आर यूज टू लोकेट जॉब बाय इंटरनल सरफेस या तो डायामीटर। इंटरनली आपको लोकेट करना है तो कौन से लोकेटर्स काम आएंगे, तो नेस्टिंग लोकेटर तो एक्सटर्नली लोकेट करता है, वी लोकेटर भी एक्सटर्नल सरफेस पे लोकेट करता है, फिक्स्ड टॉप लोकेटर जो है वो भी एक्सटर्नली लोकेट करता है। तो यहाँ पे एक ही आंसर दिखाई दे रहा है, इंटरनल लोकेटर्स जो होते हैं वो सरफेसिस को इंटरनल सरफेस पे इंटरनल डायमीटर पे लोकेट करने पे मदद करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेटर्स आर यूज टू लोकेट जॉब बाय एक्सटर्नल सरफेसिस। तो देखिए वी लोकेटर्स एक्सटर्नली लोकेट करता है, वो मैंने अभी अभी आपको बताया, यहीं पे लिखा था मैंने, ये रहा। और इंटरनल लोकेटर्स तो इंटरनली हो जाएगा। इसी तरह पिन लोकेटर्स और बूसिंग्स होते हैं वो भी इंटरनली लोकेट करते हैं। डायमंड लोकेटर्स भी आपने देखा था, यहाँ पे इस तरह से मैंने ये वाले जगह पे डायमंड लोकेटर लगाया था। ठीक है, तो वो भी इंटरनली लोकेट है। देखिए एक्सटर्नली यानी यहाँ से बाहर के सरफेस से लोकेट करना। ठीक है, इंटरनली यानी अंदर से लोकेट करना। तो डायमंड भी कैसे है, इंटरनल लोकेटर्स है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, वी लोकेटर्स, जो एक्सटर्नली लोकेट करता है। जैसे वी अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए, ये इस तरह से ये वी लोकेटर्स रहेगा हमारा, और उस पर आप सिलेंडर जैसे कोई या सर्कुलर या सेमी सर्कुलर ऑब्जेक्ट रख सकते हो। तो ये देखिए एक्सटर्नली लोकेट कर रहा है। ठीक है, चलो, फॉर लोकेटिंग स्मॉल डायमीटर जॉब्स विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेटर्स आर यूज। तो देखिए छोटे छोटे डायमीटर अगर जॉब में होते हैं तो कौन से लोकेटर्स काम आएगा, पिन लोकेटर्स, रिलीव्ड पिन लोकेटर्स, इक्विलाइजिंग या नेस्टिंग लोकेटर्स। तो छोटे डायमीटर्स के लिए जनरली पिन लोकेटर्स यूज़ किए जाते हैं। द मेथड और अरेंजमेंट टू अवॉइड इनकरेक्ट लोडिंग ऑफ वर्क पीस इन ए जिग एंड फिक्सचर इज कॉल्ड। देखिए ऐसी मेथड या ऐसी अरेंजमेंट जिससे जो वर्क पीस का जो लोडिंग है वो गलत ना हो जाए, इनकरेक्ट ना हो जाए जिग और फिक्सचर में, इस तरह की अरेंजमेंट। यानी अगर चाहते हो तो भी गलती से भी गलती नहीं हो। ठीक है, हम बोलते हैं ना गलती से भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे वो वाली एक अरेंजमेंट है। तो ऐसी अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है, करेक्शन मेथड, फुल प्रूफिंग या इजेक्शन। सो देखिए ऐसी मेथड को हम बोलते हैं फुल प्रूफिंग, FOOLPROOFING, उसको हम बोलते हैं फुल प्रूफिंग मेथड, जिससे जिग और फिक्सचर में हम वर्कपीस को चाहे तो भी गलत तरह से लोड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसा अरेंजमेंट ही कर देते हैं हम। द डिवाइस यूज टू रिमूव द वर्क पीस फ्रॉम द बॉडी ऑफ जिग एंड फिक्सचर्स इज कॉल्ड। देखिए जिग फिक्सचर में अगर कोई बॉडी वर्क पीस को लगाया हुआ है, फिट किया हुआ है, वहाँ से निकालने की जो मेथड है उसको क्या बोलते हैं, फुल प्रूफिंग डिवाइस बोलते हैं, इजेक्टिंग डिवाइस, लोकेटिंग डिवाइस और क्लैंपिंग। तो नाम से ही पता चल रहा है ऐसे डिवाइसेस को क्या बोलता है, इजेक्टिंग डिवाइसेस। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीवर टाइप क्लैम्प। ठीक है, लीवर टाइप क्लैम्प कौन सा है, कैम ऑपरेटेड क्लैम्प, सी वॉशर, टॉगल ऑपरेटेड क्लैम्प और सिंपल ब्रिज क्लैम्प। तो देखिए सिंपल ब्रिज क्लैम्प जो है यहाँ पे एक तरह से लीवर टाइप क्लैम्प है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट क्लैम्पिंग डिवाइसेस। तो क्लैम्पिंग डिवाइसेस के कुछ स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास यहाँ पे, जैसे कि द ऑपरेशन ऑफ स्ट्रैप क्लैम्प इज लाइक अ सिंपल लीवर। इन अ स्क्रू क्लैम्प क्लैम्पिंग फोर्स इज नॉट सेम फॉर ऑल components. Hook bolts clamps are used for heavy work where the other types of clamps are inconvenient. तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो स्ट्रैप क्लैम्प एक तरह से सिंपल लीवर की तरह काम करता है, तो ये ट्रू है। स्क्रू क्लैम्प की बात करें तो क्लैम्पिंग फोर्स इज़ नॉट सेम फॉर ऑल क्लैम्प। देखिए स्क्रू क्लैम्प जब यूज़ करते हो उसका यही डिसएडवांटेज है कि क्लैम्पिंग फोर्स जो है वो कंपोनेंट पे हर जगह पे सेम नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप रेक्टेंगल की बात करें तो हर जगह पे आपका जो क्लैंपिंग फोर्स है वो इक्वल नहीं आएगा, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम। आप जहाँ पे जैसा टाइट करते हो उस तरह से आप
आपका क्लैंपिंग फोर्स आएगा, और हम मैन्युअली हम अच्छे से क्लैंप नहीं कर सकते सारी चीज़, और सेम फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये भी ट्रू है कहीं ना कहीं लिखा हुआ। और हुक बोल्ट क्लैंप जनरली लाइट वर्क के लिए यूज़ होता है, नॉट हैवी वर्क, ठीक है। वेयर अदर टाइप ऑफ क्लैंप आर इनकन्वीनियंट। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड हमारा ट्रू है, तो हमारा आंसर आएगा ए 1 एंड 2। फ्लोटिंग पैड इज नेसेसरी इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लैंप। सो देखिए, स्क्रू क्लैंप, हुक बोल्ट क्लैंप, लैच क्लैंप और वेज क्लैंप। तो फ्लोटिंग पैड जनरली यूज़ किया जाता है स्क्रू क्लैंप में। तो जो स्क्रू क्लैंप होते हैं, जो स्क्रू क्लैंप हम यूज़ करते हैं, तो उससे क्या होता है, वर्कपीस पे जो होता है इंडेंटेशन मार्क आ जाता है, इंडेंटेशन मार्क आ जाता है, यानी वर्कपीस ख़राब होने के चांसेस हो जाते हैं स्क्रू क्लैंप में, ठीक है। तो स्क्रू क्लैंप में हमें नीचे की तरफ क्या होता है, फ्लोटिंग पैड को भी यूज़ करना पड़ता है ना। तो यहाँ पे फ्लोटिंग पैड की बात करें तो स्क्रू क्लैंप में ज़्यादा ज़रूरत है उसकी। वेज क्लैंप रहते हैं, उसमें एंगल कितना रहता है, 1 to 4 डिग्री, 4 to 10 डिग्री, 10 to 20 डिग्री, 90 डिग्री। तो देखिए, वेज क्लैंप जो रहता है उसमें जनरली एंगल रहता है 1 to 4 डिग्री का, इस तरह से एंगल रहेगा, ओनली 1 to 4 डिग्री, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्विक एक्टिंग क्लैंप, लैच क्लैंप, हिंज क्लैंप, वेज क्लैंप और टॉगल क्लैंप। तो देखिए, जो इन चारों में से जो क्विक एक्टिंग क्लैंप जो है वो है टॉगल क्लैंप। सिर्फ आपको एक तरह से पुल करना है, या पुलिंग, मतलब बहुत सारे एक्शन वाले रहते हैं। जैसे कि पुलिंग एक्शन वाले की बात करूँ तो एक तरह से खींचा और सीधा क्लैंप हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से टॉगल क्लैंप काम करता है ना। तो वो एक क्विक एक्टिंग क्लैंप है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लैंप इज नॉट रिकमेंडेड वेयर वाइब्रेशन इज प्रेजेंट। देखिए, वाइब्रेशन अगर है तो कौन सा क्लैंप आपको ज़्यादा सूटेबल नहीं है, कैम, लैच, स्क्रू या टॉगल। तो देखिए, यहाँ पे कैम क्लैंप है, वो ज़्यादा वाइब्रेशन से तो अच्छा हम रेकमेंड नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपनी पोजीशन से वो फिर मूव हो जाएगा धीरे धीरे वाइब्रेशंस की वजह से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अ पावर क्लैंप। तो पावर क्लैंप एक्सपेंसिव नहीं होते, बेटर सेफ्टी है, सेव्स क्लैंपिंग टाइम। तो देखिए, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो देखिए, पावर क्लैंप है, एक्सपेंसिव नहीं है, गलत है, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव रहते हैं पावर क्लैंप। सेफ्टी भी अच्छी खासी रहती है और क्लैंपिंग टाइम भी बहुत अच्छा खासा पता। तो सेकंड और थर्ड हमारा ट्रू रहेगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा बी 2 and 3। क्विक एक्टिंग नट इज यूज फॉर क्विक डैश ऑफ वर्किंग, होल्डिंग, क्लैंपिंग, गाइडिंग और नन ऑफ द अबव। तो देखिए, क्विक एक्टिंग नट जो है वो क्विक होल्डिंग के लिए काम आता है। तो चलिए फिर यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। हमारे आज 25 MCQs कंप्लीट हो चुके हैं, और ये 25 MCQs हमारे चैप्टर नंबर 3 के हैं, ठीक है। तो चलिए फिर, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कीजिए, और फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए फिर अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।